नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान में हमारी चर्चा का जो विषय है वो है अमेरिका की व्यवस्थापिका। इस व्याख्यान के माध्यम से हम अमेरिका की व्यवस्थापिका की संरचना, उसके निर्वाचन, कार्यकाल और उसकी शक्तियों को लेकर के चर्चा करेंगे। अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि अमेरिका की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होगी, जो कि सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा से मिलकर बनी होगी। यानी अमेरिका का संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है कि अमेरिका की जो कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां हैं वो कांग्रेस के अंतर्गत निहित होगी, जिसका निर्माण 2 सदनों सीनेट और प्रतिनिधि सभा से मिलकर बना होगा। पहला जो सदन है अमेरिकी कांग्रेस का वो है प्रतिनिधि सभा, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इस सदन को प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसकी सदस्य संख्या 435 होती है। प्रतिनिधि सभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का अभिप्राय होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य ही निर्वाचित होकर के प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत आता है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में जो सदस्यों का निर्धारण किया गया है वह जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अमेरिका में प्रति 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है और इस जनगणना के बाद में सदस्यों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण है वो किया जाता रहा है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। अमेरिका में वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 18 वर्ष है। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। निर्वाचन की प्रणाली कौन सी काम में ली जाती है? तो लगभग ज्यादातर राज्यों यानी 46 राज्यों के अंतर्गत तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम यानी बहुमत निर्वाचन प्रणाली को काम में लिया जाता है, जबकि 2 राज्य जॉर्जिया और मिसिसिपी में 2 राउंड वोटिंग सिस्टम की निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाता है। 2 राज्य अलास्का और मैने में अल्टरनेटिव वोट सिस्टम निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाता है। तो निर्वाचन की जो प्रणालियां हैं उसमें 3 तरह की निर्वाचन प्रणालियां प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर के अपनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर राज्य अगर अपन देखें तो 46 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम को ही काम में लिया जाता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष से पहले राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकता। जहां संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है वहां पर निम्न सदन को वहां का राष्ट्राध्यक्ष है वो समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने की वजह से वहां पर शक्तियों का पृथक्करण है वो पाया जाता है। इसलिए प्रतिनिधि सभा को अमेरिका का राष्ट्रपति 2 वर्ष से पूर्व भंग नहीं कर सकता। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की योग्यताएं, तो योग्यताओं को अगर देखें तो न्यूनतम आयु है प्रत्याशी की वो 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वह न्यूनतम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो अमेरिका का जन्मजात नागरिक ही हो। यानी वो 7 वर्ष से अगर अमेरिका का नागरिक है तो वो प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। नागरिक या सैनिक पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। जिस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उस उम्मीदवार का उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है। अब एक अमेरिका के अंतर्गत परंपरा प्रचलित हो गई है क्षेत्रीयता का नियम, लोकलिटी रूल। इसका मतलब ये है कि प्रतिनिधि सभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्मीदवार न केवल उस संबंधित राज्य का निवासी हो बल्कि जहां से वो चुनाव लड़ रहा है यानी जो उसका संबंधित निर्वाचन क्षेत्र है उस निर्वाचन क्षेत्र का भी वो निवासी होना चाहिए। तो यह कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है लोकलिटी रूल का, लेकिन ये अमेरिका के अंतर्गत इस तरह की परंपरा है वो प्रचलित हो गई है। प्रतिनिधि सभा की गणपूर्ति, सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। गणपूर्ति का अभिप्राय यह है कि प्रतिनिधि सभा की जो बैठकें हैं, जो कार्यवाही का संचालन है, वो तभी हो सकता है
जब उसकी कुल सदस्य संख्या जो है उसका बहुमत है वो प्रतिनिधि सभा में उपस्थित हो, तो ये अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा की गणपूर्ति है वो कुल सदस्यों का बहुमत है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर का निर्वाचन है वो सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन अमेरिका में जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है उसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रतिनिधि सभा का सदस्य ही हो। अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है वो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा ही निर्वाचित होता है। यह अगर हम देखें तो बहुमत दल का ही उम्मीदवार होता है जो कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को केवल निर्णायक मत देने का ही अधिकार होता है। इसके अलावा वो सामान्यतः प्रतिनिधि सभा में जो विधेयक लाए जाते हैं उसके ऊपर मतदान नहीं कर सकता, लेकिन अगर बराबर बराबर की स्थिति हो जाए तब निर्णायक मत देने का अधिकार प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के पास में होता है। दूसरा जो सदन है अमेरिका की कांग्रेस का वो है सीनेट। इसे दूसरा सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। सीनेट की जो सदस्य संख्या है वो 100 है। संघ की इकाइयों की समानता के आधार पर सदस्यों का निर्धारण किया गया है। सीनेट के अंतर्गत अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जहां पर आदर्श रूप में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, वहां जो दूसरा सदन होता है उस दूसरे सदन में जो प्रतिनिधित्व है इकाइयों का वो बराबर बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस तरह की बात संघात्मक शासन व्यवस्था के आइडियल मॉडल के अंतर्गत की जाती है। तो अमेरिका की जो सीनेट है वो उसमें जो सदस्य संख्या है वह 100 है और अमेरिका में जो अब राज्यों की संख्या है वो 50 है। तो प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य निर्वाचित होकर के सीनेट के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से संघ की इकाइयों की समानता के आधार पर सीनेट की सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया है। जबकि हम देखते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस की जो पहला सदन है प्रतिनिधि सभा, वहां पर सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया है, जबकि सीनेट में संघ की इकाइयों की समानता के आधार पर सदस्यों का निर्धारण किया गया है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारण नहीं किया गया है। प्रतिनिधि सभा में तो जिस राज्य में जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है वहां से उतने ही ज्यादा जो सदस्य है वो निर्वाचित होकर के आते हैं, जबकि सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य ही निर्वाचित होकर के आते हैं। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी प्रत्येक राज्य का जो प्रतिनिधित्व है सीनेट में वो बराबर बराबर प्रतिनिधित्व होता है। इससे अमेरिका की कांग्रेस से उन राज्यों को वंचित नहीं कर सकती जब तक कि उस राज्य की सहमति नहीं हो। तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत ये बात लिखी गई है। सीनेट का निर्वाचन किस तरीके से होता है? तो सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन भी प्रतिनिधि सभा की तरह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही किया जाता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। यह प्रावधान 17वां संविधान संशोधन 1913 के द्वारा किया गया। इससे पहले जो मूल संविधान में सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका था वो राज्यों के जो विधानमंडल थे, राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। लेकिन ये जो 17वां संविधान संशोधन किया गया 1913 में, इसके बाद में सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो मूल संविधान में जो अमेरिका का मूल संविधान था उसमें सीनेट के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। इस तरह का प्रावधान किया गया था। वहां के राज्यों की विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा ही सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। लेकिन ये 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से अब बदलाव कर दिया गया है और जनता प्रत्यक्ष रूप से सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन करती है। सीनेट के सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रणाली कौन सी काम में ली जाती है? जो निर्वाचन की प्रणाली प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए काम में ली जाती है, वही निर्वाचन प्रणाली सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए भी काम में ली जाती है। तो सेम बात है। 46 राज्यों में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है। 2 राज्य जॉर्जिया और मिसिसिपी में 2 राउंड वोटिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। अलास्का और मैने इन 2 राज्यों में अल्टरनेटिव वोट सिस्टम को अपनाया जाता है। सीनेट का जो कार्यकाल है, सीनेट एक स्थायी सदन है, उसका कभी भी विघटन
नहीं किया जा सकता। लेकिन सीनेट के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इतने ही सदस्यों का 2 वर्ष बाद में वापिस से निर्वाचन है वो कर लिया जाता है। सीनेट के सदस्यों की योग्यता न्यूनतम 30 वर्ष की आयु हो। सीनेट का जो चुनाव लड़ता है उम्मीदवार, उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। वो न्यूनतम 9 वर्ष से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। इसके लिए भी अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। जिस राज्य से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है सीनेट का, उस संबंधित राज्य का निवासी भी होना चाहिए। तो ये अमेरिका के जो सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन है उसकी योग्यताएं हैं। सीनेट की गणपूर्ति प्रतिनिधि सभा की तरह सीनेट की गणपूर्ति भी सदस्यों का बहुमत है। सीनेट की बैठकें एवं अधिवेशन तभी संचालित होते हैं जब सीनेट की कुल सदस्य संख्या का बहुमत है वो उपस्थित होता है। सीनेट का सभापति, अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वही अमेरिकी सीनेट का पदेन सभापति होता है। यह सीनेट का सदस्य नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है और यही अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। सीनेट के सभापति को भी निर्णायक मत देने का ही अधिकार है, दूसरा कोई वोट देने का उसको अधिकार नहीं है। बराबर बराबर की स्थिति जब हो जाती है वोटिंग की, तब सीनेट का सभापति है वो निर्णायक मत है वो दे सकता है। इसके अलावा अमेरिका की सीनेट में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, वो है सामयिक अध्यक्ष का पद, प्रेसिडेंट ऑफ प्रो टेम्पोर। सामयिक अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो सीनेट के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ये सीनेट के सदस्यों में से ही निर्वाचित होता है, यानी सामयिक अध्यक्ष होता है जो सीनेट का, वो सीनेट का सदस्य ही होता है और सीनेट के सदस्यों के द्वारा ही इसको निर्वाचित किया जाता है। जब सीनेट का जो सभापति है वो अनुपस्थित रहता है, तब सीनेट की कार्यवाही का संचालन है वो सीनेट के सामयिक अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो अमेरिका की कांग्रेस है, अमेरिकी कांग्रेस की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां किस तरह की हैं। अमेरिकी कांग्रेस की अगर हम शक्तियों की बात करें तो दोनों सदनों की अगर हम तुलना करें, प्रतिनिधि सभा और अमेरिकी सीनेट, तो दुनिया में जितने भी दूसरे सदन है व्यवस्थापिका के, वो सदन पहले सदन की तुलना में कमजोर होते हैं। जबकि अमेरिका में अगर हम देखें दूसरे सदन सीनेट को, तो अमेरिका का जो दूसरा सदन सीनेट है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस दूसरे सदन यानी सीनेट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन या दूसरे सदन के रूप में देखा जाता है। तो हम तुलना करके इसमें देखेंगे कि प्रतिनिधि सभा की तुलना में अमेरिका की जो सीनेट है वो किस तरीके से शक्तिशाली है। तो पहली जो शक्ति है अमेरिकी कांग्रेस की वो है कानून निर्माण से संबंधित शक्ति। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संघ सूची से जो संबंधित विषय है और समवर्ती सूची से संबंधित जो विषय है उन पर कानून निर्माण की जो शक्तियां हैं वो कांग्रेस के पास में है। बाकी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो वहां की इकाइयों के पास में है, राज्यों के पास में है। तो इन संघ सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर कांग्रेस है वो कानून निर्माण से संबंधित कार्य करती है। जब साधारण विधेयक लाया जाता है कांग्रेस के अंतर्गत, तो साधारण विधेयक के अंतर्गत तो प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदनों की शक्तियां हैं वो एक समान ही है। साधारण विधेयक को प्रतिनिधि सभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, सीनेट में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों की शक्तियां साधारण विधेयक के ऊपर बराबर बराबर होती है। संविधान संशोधन विधेयक, इस पर भी दोनों सदनों की एक समान शक्तियां होती है। संविधान संशोधन विधेयक को भी प्रतिनिधि सभा या सीनेट में किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक को लेकर के थोड़ा अलग मामला है। वित्त विधेयक केवल और केवल प्रतिनिधि सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन सीनेट के द्वारा वित्त विधेयक के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है। सीनेट है वो वित्त विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकती है। हम दुनिया के दूसरे सदन को अगर देखते हैं, दूसरे राज्यों की व्यवस्थापिका के दूसरे सदन को देखते हैं,
तो वहां पर वित्त विधेयक को लेकर के सामान्यतः दूसरे सदन की जो शक्तियां हैं वो कम होती है। वो दूसरा सदन उसमें वित्त विधेयक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, उसको अस्वीकृत नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका की कांग्रेस का जो दूसरा सदन सीनेट है, उसके पास में वित्त विधेयक को लेकर के विशिष्ट शक्तियां हैं। वह यानी सीनेट वित्त विधेयक को पूरा का पूरा परिवर्तन भी कर सकती है, उसमें किसी प्रकार का आंशिक संशोधन भी कर सकती है, या सीनेट है वो वित्त विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकती है। तो वित्त विधेयक को लेकर के ये बात है कि इसको प्रस्तुत तो प्रतिनिधि सभा में किया जा सकता है, लेकिन सीनेट है वो वित्त विधेयक के अंतर्गत परिवर्तन कर सकती है या उसको अस्वीकृत भी कर सकती है। अब अगर हम देखें कि किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में अगर मतभेद हो जाए, तब किस तरीके से विवाद का निपटारा किया जाता है। तो अमेरिका की कांग्रेस के दोनों सदनों में अगर किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है, तो वहां पर एक सम्मेलन समिति गठित की जाती है, कॉन्फ्रेंस कमेटी गठित की गई है। इस कॉन्फ्रेंस कमेटी के द्वारा दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट के मध्य जो विधेयक को लेकर के विवाद होता है, उस विवाद को समझौते के माध्यम से, सहमति के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस सम्मेलन समिति के अंतर्गत या कॉन्फ्रेंस कमेटी में कौन शामिल होता है? इस कॉन्फ्रेंस कमेटी में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के ही बराबर बराबर सदस्यों को शामिल किया जाता है। दोनों सदनों के 3-3 सदस्य है वो इस कॉन्फ्रेंस कमेटी के अंतर्गत लिए जाते हैं, और ये जो 3-3 सदस्य होते हैं ये प्रतिनिधि सभा और सीनेट के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो कि सम्मेलन समिति के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इस तरीके से सम्मेलन समिति है, यह दोनों सदनों के मध्य किसी प्रकार का विधेयक को लेकर अगर विवाद होता है तो उस विवाद को दूर करने का प्रयास करती है। युद्ध की घोषणा करने की शक्ति यह भी कांग्रेस के पास में, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों ही मिलकर के युद्ध की घोषणा कर सकती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की जो मतगणना है वो भी दोनों सदनों के समक्ष होती है। अमेरिकी कांग्रेस की जो प्रतिनिधि सभा और सीनेट 2 सदन है, उन दोनों सदनों के समक्ष ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन के बाद में होने वाली जो मतगणना है वो कांग्रेस के इन दोनों सदनों के समक्ष ही की जाती है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि अगर इस प्रकार की मतगणना में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब क्या किया जाता है? तब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। प्रतिनिधि सभा सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले जो प्रथम 3 उम्मीदवार हैं, उनमें से ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। यानी अगर राष्ट्रपति को चुनाव के बाद में अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो प्रतिनिधि सभा के पास में यह विशेषाधिकार है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य है वो सबसे ज्यादा जो वोट प्राप्त हुए 3 उम्मीदवारों को राष्ट्रपति के इलेक्शन में, उन 3 उम्मीदवारों में से फिर प्रतिनिधि सभा है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को निर्वाचित करती है। इसी तरह का तरीके से अगर उपराष्ट्रपति को भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो फिर यह सीनेट के पास में विशेषाधिकार है कि सीनेट के द्वारा सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 2 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किया जाता है। महाभियोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक पदाधिकारी है उनको हटाने का जो अधिकार है, शक्तियां हैं, वो अमेरिकी कांग्रेस के पास में है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों को संविधान के उल्लंघन के आधार पर, कदाचार के आधार पर या अक्षमता के आधार पर अमेरिका की कांग्रेस है वो महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। तो ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो अमेरिकी कांग्रेस के पहले सदन प्रतिनिधि सभा में ही लाया जा सकता है। फिर जो उसकी जांच है वो सीनेट के द्वारा की जाती है। जब दोनों ही सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट अपने 2/3 बहुमत से अलग अलग रूप से यह प्रस्ताव पारित कर देती है, और सीनेट की जांच में जब ये देखने को मिलता है कि उस पर जो महाभियोग लाया गया है वो ठीक है, ये जो महाभियोग का दोषारोपण किया गया है वो उचित है, तब सीनेट भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को अगर पारित कर देती है, तब महाभियोग है वो पारित मान लिया जाता है। तब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं न्यायाधीश को अपने पद से हटना होता है।
लेकिन जब ये महाभियोग सीनेट के अंतर्गत लाया जाता है, जब प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत लाया जाता है, प्रतिनिधि सभा उसको पारित कर देती है, जब सीनेट उसकी जांच करती है, तब सीनेट में जांच के समय जो सीनेट की अध्यक्षता करता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरह का महाभियोग लाया जाता है, तब सीनेट की अध्यक्षता है वो सर्वोच्च न्यायालय का फिर वरिष्ठ न्यायाधीश है वो करता है। अमेरिका की व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस को अगर देखें तो उसके दूसरे सदन सीनेट को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती है, उन नियुक्तियों की जो पुष्टि है वो सीनेट के द्वारा की जाती है। जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को सीनेट अपने साधारण बहुमत से स्वीकृत नहीं कर देती, तब तक राष्ट्रपति के द्वारा इस तरह की जो नियुक्तियां की जाती है वो वैध नहीं मानी जाती है। इसी तरीके से राष्ट्रपति द्वारा विदेशी राज्यों से जितनी भी संधियां की जाती है विदेश नीति का संचालन करने के लिए, जितने भी विदेशी राज्यों से समझौते किए जाते हैं, उनकी पुष्टि करना भी सीनेट के द्वारा अनिवार्य होता है। सीनेट अपने 2/3 बहुमत से इस तरह से राष्ट्रपति के द्वारा विदेशी राज्यों के साथ में जो संधियां और समझौते किए जाते हैं उनकी पुष्टि है वो करती है। तो राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है उसको तो सीनेट साधारण बहुमत के द्वारा पुष्टि करती है, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली संधियां और समझौते होते हैं विदेशी राज्यों के साथ में, उसको सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से पुष्टि करना आवश्यक होता है। तो इस तरह की शक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं कि अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है उसकी तुलना में सीनेट को कुछ ज्यादा ही शक्तियां दी गई है। दूसरे राज्यों के दूसरे सदन से अगर हम तुलना करें तो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है, अमेरिका का जो दूसरा सदन सीनेट है, उसके पास में दूसरे राज्यों के दूसरे सदन की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं। तो अमेरिका का जो सीनेट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। अब हम यह चर्चा करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उनकी चर्चा करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत भी पूछी जाती है और यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंतर्गत भी इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहली जो शब्दावली है वो है सीनेट का शिष्टाचार। सीनेट के शिष्टाचार का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में जितने भी संघीय पदों पर नियुक्तियां की जाती है, तो इस तरह की नियुक्तियां करने से पहले उस राज्य के जो सीनेटर है उससे राष्ट्रपति परामर्श करता है। सामान्यतः जब इस तरह की परामर्श किया जाता है तब अमेरिका का राष्ट्रपति उस राज्य में जो राष्ट्रपति से संबंधित दल होता है उससे संबंधित जो सीनेटर होते हैं उनसे परामर्श करता है। लेकिन कई बार अगर उस राज्य में राष्ट्रपति से संबंधित जो दल है उससे संबंधित अगर सीनेटर नहीं होते, तब भी अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो दूसरे दल के जो सीनेटर है उससे भी परामर्श कर लेता है। तो सीनेट के शिष्टाचार का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में जितने भी संघीय पदों पर नियुक्ति की जाती है उससे पहले वह उस राज्य के जो सीनेटर है उससे परामर्श करता है। तो इस तरह की परंपरा है वो अमेरिका में प्रचलित है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटरों से परामर्श किए बिना अगर संघीय पदों पर नियुक्तियां कर देता है तो फिर सीनेट के सदस्य है वो उसे नाराज हो जाते हैं। बाकी जो भी नियुक्तियां की जाती है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा उस पर फिर सीनेट है वो अपनी अस्वीकृति दे सकती है। तो ये जो सीनेट का शिष्टाचार है ये अमेरिका में कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि इस तरह की परंपरा प्रचलित हो गई है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब उस राज्य में संघीय पदों पर नियुक्तियां करेगा, किसी राज्य में अगर संघीय पदों पर नियुक्ति करता है तो उस राज्य से जो भी सीनेटर आते हैं सीनेट के अंतर्गत उनसे वो परामर्श करेगा, ऐसी उम्मीद राष्ट्रपति से की जाती है। तो यह सीनेट का शिष्टाचार कहलाता है। दूसरी जो शब्दावली है वो लॉबिंग है। लॉबिंग अगर हम देखें तो यह इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप से जुड़ी हुई शब्दावली है।
अमेरिका की अगर हम शासन व्यवस्था को देखें तो अमेरिका की शासन व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह के हित समूह और दबाव समूह है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है। कांग्रेस के द्वारा जब कानूनों का निर्माण किया जाता है तब इस तरह के हित समूह और जो दबाव समूह है वो कांग्रेस के सदस्यों को कानून निर्माण के समय बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपने हित के अनुसार वो कानून बनवा सके। तो इस तरह की लॉबिंग है वो अमेरिका के अंतर्गत बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसका मतलब ये हुआ कि दबाव समूहों के द्वारा या हित समूहों के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों को कानून निर्माण के समय प्रभावित करना। नेक्स्ट जो शब्दावली है वो है पार्क बैरल व्यवस्थापन। पार्क बैरल व्यवस्थापन और लॉग रोलिंग ये दोनों ही अमेरिका की जो पहला सदन है प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। पार्क बैरल व्यवस्थापन और लॉग रोलिंग ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। पार्क बैरल व्यवस्थापन के अंतर्गत क्या होता है? पार्क बैरल व्यवस्थापन के अंतर्गत ये होता है कि आप ये देखें कि प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। बहुत ही कम कार्यकाल है प्रतिनिधि सभा का। तो इस छोटे से कार्यकाल के बाद में वापिस उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जाना होता है, दोबारा से चुनाव लड़ना होता है। तो अपने मतदाताओं को खुश रखना भी जरूरी हो जाता है। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य ये कोशिश करते हैं कि जो राष्ट्रीय धन है उसकी अधिकाधिक जो राशि है उनके जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र है उसमें खर्च हो। तो इस तरह का जब वो विचार करते हैं तब वो राष्ट्रीय हित की तुलना में क्षेत्रीय हितों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। राष्ट्रीय हित की तुलना में क्षेत्रीय हितों के हिसाब से विचार करते हैं। तो इस तरह का जो प्रचलन है वो पार्क बैरल व्यवस्थापन कहलाता है, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय धन की अधिकाधिक राशि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करना, और ऐसा करते समय वो राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों के हिसाब से ये प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत विचार करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो दोष है प्रतिनिधि सभा का, ये क्या कहलाता है? पार्क बैरल व्यवस्थापन कहलाता है। दूसरी जो शब्दावली है वो पार्क बैरल व्यवस्थापन से जुड़ी हुई है, लॉग रोलिंग। इसमें क्या किया जाता है? प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्य है वो अपने समान हितों को लेकर के एक आपस में अस्थायी गठबंधन बना लेते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य ऐसा करते हैं कि इस तरीके से गठबंधन बनाते हैं कि एक सदस्य यह महसूस करता है कि दूसरा सदस्य भी जब उसका इंटरेस्ट आएगा तो वो उसका साथ देगा। तो इस तरीके से सदस्य है वो आपस में अस्थायी गठबंधन का निर्माण कर लेते हैं, और क्षेत्रीय हितों की तुलना में वो फिर राष्ट्रीय हितों की तुलना में वो क्षेत्रीय हितों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो पार्क बैरल व्यवस्थापन के लिए ही इस तरह के अस्थायी गठबंधन का निर्माण है वो प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत देखा जाता है। तो इस दोष को क्या कहा जाता है? इस दोष को लॉग रोलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो गेरीमैंडरिंग है। गेरीमैंडरिंग का मतलब ये होता है कि प्रतिनिधि सभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको जब जो दल सत्ता पक्ष में होता है उस सत्ता पक्ष के दल के द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने दलीय हितों को ध्यान में रखते हुए जब निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है तो उसको गेरीमैंडरिंग कहा जाता है। और ये जो गेरीमैंडरिंग नाम है ये एल्ब्रिज गेरी के नाम पर पड़ा। एल्ब्रिज गेरी मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे, उनके नाम पर ये गेरीमैंडरिंग शब्दावली है वो प्रचलन में आई। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य है उनके लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है अमेरिका में, और ये जो निर्वाचन क्षेत्र है इनका पुनर्निर्धारण है वो प्रति 10 वर्ष के बाद में किया जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में सदस्यों का जो निर्धारण है वो जनसंख्या के हिसाब से किया गया है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी जनसंख्या के हिसाब से किया गया है। तो 10 वर्ष के बाद में जो जनगणना होती है तो उसके बाद में प्रतिनिधि सभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका भी पुनर्निर्धारण किया जाता है। जब इस तरीके से इन निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो जो दल सत्ता पक्ष में होता है वो यह कोशिश करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का इस तरीके से दोबारा से निर्धारण किया जाए ताकि उस दल को सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सके। तो इस तरह से जब निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है उसमें तोड़ मरोड़ की जाती है,
जिससे कि उस दल को, सत्ता पक्ष में जो दल है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इसी को गेरीमैंडरिंग के नाम से जाना जाता है। तो यह अमेरिकी कांग्रेस से संबंधित अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में प्रचलित महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जिनको भी हमने समझने का प्रयास किया। प्राय यूनिवर्सिटी एग्जाम में और जितने भी राजनीति विज्ञान से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें यह शब्दावलियां है वो बार बार पूछी जाती है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से हमने अमेरिका की व्यवस्थापिका की संरचना, उसका निर्वाचन किस तरीके से होता है, कार्यकाल किस तरीके का होता है, उनके जो पदाधिकारी है वो कौन कौन से होते हैं, अमेरिका की व्यवस्थापिका की कौन कौन सी शक्तियां हैं, और अमेरिका का जो सीनेट है वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली दूसरा सदन किस तरीके से है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपके लिए काफी मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।